Hello all, सी आकाश अग्रवाल वंस अगेन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमें सीए बनना है भारत के अंदर तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए और किस प्रोसेस के थ्रू हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। गाइस, एज यू ऑल नो दैट सीए कोर्स को इंडिया के अंदर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है और ICAI वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। तो मैं आपको एक बात टोटली बिल्कुल क्लियर करके बता दूं कि चार्टेड अकाउंटेंसी एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है इन द कॉमर्स फील्ड। इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन और साथ में ये आपको मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा आपका नाम करके देता है, आपको इज्जत मिलती है, आपको पैसा मिलता है, आपको सब कुछ सीए बनने के बाद मिलता है। ये बात आप मान के चलें। तो अगर आप सीए करना चाहते हैं तो मैं आपको आपका डिसीजन बिल्कुल सही मानूंगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। सीए आपको लाइफ के अंदर बहुत कुछ सिखाएगा और आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो चलें हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फॉलो करना पड़ेगा वो है, सबसे पहले सीए फाउंडेशन में आपको एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। गाइस, मैं आपको बता दूं कि सीए करने का फर्स्ट स्टेज होता है सीए फाउंडेशन को क्लियर करना। और सीए फाउंडेशन कोई भी पर्सन आफ्टर 12th उसका एग्जाम दे सकता है। आफ्टर 12th आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, सीए फाउंडेशन के अंदर हमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स को स्टडी करना होता है। और वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा बिजनेस अकाउंटिंग। आपको सबसे पहले अकाउंटिंग को पढ़ना होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन के अंदर अकाउंटिंग है, तो हमें अकाउंटिंग को पूरा प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ना होगा। ये अकाउंटिंग आपने 11th-12th के अंदर भी पढ़ी है, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। कुछ 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। चाहो तो आप इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी आपको रिवीजन लेक्चर्स वगैरह आराम से मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। या फिर मैं बताऊँ, आप अगर किसी की क्लासेस वगैरह लेते हैं तो वो भी आपका बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो हमारा होता है बिजनेस लॉ। देखो बच्चों, लॉ एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए टोटली न्यू है। बिजनेस लॉ, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ओके, सो ये आपके लिए टोटली न्यू रहने वाला है, आपने पहले इसको कभी भी नहीं पढ़ा है। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको लीगल टर्मिनोलॉजीज वगैरह पेपर के अंदर लिख के आनी होती है ताकि आपको सबसे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो इस चीज़ के लिए अब आपको क्या चाहिए होगा, आपको लॉ के लिए या तो प्रॉपर क्लासेस वगैरह लेनी होंगी। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं या फिर रिवीजन लेक्चर्स भी लेते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको की टर्मिनोलॉजीज याद रहेंगी जो आपके आंसर को इफेक्टिव बनाएंगी। और आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भी रहता है तो आपको उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना होता है वो होता है मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सीए फाउंडेशन का तीसरा सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स। इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये मैथमेटिक्स अप टू लेवल 10 तक ही रहता है और 11th-12th में कुछ एक ही टॉपिक होते हैं जो आपको इजीली क्लासेस के थ्रू एक्सप्लेन किए जाएंगे। टीचर्स वगैरह आपको अच्छे से समझाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चौथा जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है वो होता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपके आगे भी काम आने वाला है, सीए इंटर के अंदर भी काम आने वाला है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ना भी बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो आप चौथा सब्जेक्ट जो आपका होता है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। अच्छा, मैं आपको सीए फाउंडेशन के साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका पासिंग परसेंटेज क्या रहता है सर, क्या क्राइटेरिया रहता है इसका। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं एग्रीगेट में। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपका टोटल 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है जिसमें से आपको 200 नंबर चाहिए एग्रीगेट मिला के पास होने के लिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि इंडिविजुअली आपको 40 मार्क्स चाहिए होंगे ईच सब्जेक्ट। मतलब आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए, लेकिन साथ में आपको ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स चाहिए होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये पासिंग क्राइटेरिया सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए ही वर्क नहीं करता, जो पहले सीपीटी के नाम से जाना जाता था अब सीए फाउंडेशन हो गया। तो ये सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए ही वर्क नहीं करता, सीए इंटर एंड सीए फाइनल दोनों के लिए यही चीज़ काम करने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब आप जब सीए फाउंडेशन को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा अपना, किसके लिए, सीए इंटर के लिए। अच्छा, एनरोलमेंट कहाँ करवाना पड़ेगा, एनरोलमेंट करवाया जाता है ICAI की किसी भी ब्रांच में जाके। पहले ये प्रोसेस ऑफलाइन हुआ करता था बट आजकल ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है टोटली। तो आपको इतना ज़्यादा कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारे काम आपके हो जाएंगे। अच्छा, तो हम बात करते हैं सीए इंटर की। देखो, सीए इंटर के अंदर जो आपको सब्जेक्ट्स देने होते हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट देने होते हैं जिन्हें 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुपिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है सीए इंटर से, जो आपका सीए फाइनल में भी कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो सीए इंटर के अंदर ग्रुप 1 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट करने होंगे और ग्रुप 2 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट करने होंगे। मैं बताऊं, आपको पास होने के लिए इंडिविजुअली हर ग्रुप के अंदर 50% मार्क्स स्कोर करना है, जैसा कि मैंने आपको सीए फाउंडेशन के टाइम पे बताया था। और साथ ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 40 नंबर लेके आने मैंडेटरी होते हैं। तो मैं बात करूँ सीए इंटर की, ग्रुप 1 के अंदर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बिजनेस लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
अकाउंटिंग पढ़ेंगे आप, बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, इसके अलावा आपको कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, चौथा सब्जेक्ट आपका टैक्सेशन रहेगा। आपको इन 4 सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा ग्रुप 1 ऑफ सीए इंटर के अंदर। जब आप इन 4 सब्जेक्टों को क्लियर कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो दोनों ग्रुपों को एक साथ भी ले सकते हैं, सीए इंटरमीडिएट के अंदर आप चाहें तो दोनों ग्रुप एक साथ भी परस्यू कर सकते हैं और चाहें तो इंडिविजुअली परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आपके ग्रुप 2 के अंदर कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। दोस्तों आपके ग्रुप 2 के अंदर जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो है आपके एडवांस अकाउंटिंग रहने वाली है। ये भी आपकी अकाउंटिंग होती है, जस्ट थोड़ी सी एडवांस होती है आपके ग्रुप 1 के अकाउंटिंग से, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वगैरह ये सब सीखते हैं। तो आपका एडवांस अकाउंटिंग रहने वाला है। इसके अलावा आपका दूसरा सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट आपको पढ़ना पड़ेगा, सीए फाइनल लेवल पे भी ऑडिट बहुत वास्ट है और बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ मैं आपको बता दूं ये ऑडिट सब्जेक्ट ही देता है। इसके अंदर मिनिमम 40 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आपको इसके लिए चाहिए कि आप इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, ताकि आपको टर्मिनोलॉजी एंड टर्म्स वगैरह आपको माइंड में रिटेन हो जाए और आप इजीली उसको निकाल पाएं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो होने वाला है EIS एंड SM, यानी एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा IT वगैरह से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आपको वो जब आप क्लासेस वगैरह लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और नंबर चौथा जो आपका रहने वाला है सब्जेक्ट वो आपका नंबर चौथा जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट साथ में पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये हमने यहाँ तक इंटर की बात कर ली है, सीए इंटर की बात कर ली है, तो अब बात करते हैं हम सीए फाइनल की, ठीक है। हमने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है। अच्छा, इसके बाद सीए फाइनल के अंदर मैं आपको बता दूं कुल मिला के 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो दोनों ग्रुप, जैसे हम लोग इंटरमीडिएट में दे सकते थे सीए इंटरमीडिएट में, ऐसे हम लोग सीए फाइनल में भी दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप अलग अलग दे सकते हो। अच्छा, सीए फाइनल के ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ग्रुप 2 के अंदर वही 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं वो है, सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, इसके अंदर क्या, ये कुल मिला के अकाउंट्स ही है, लेकिन उसका नाम जस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। इसके अंदर आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ना होता है, तो आपको वो सब अपनी क्लासेस के अंदर आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है वो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। मैं आपको बताऊँ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मुझे अपने टाइम पे लगता था वो SFM ही लगा करता था, बिकॉज ये थोड़ा सा फाइनेंस रिलेटेड है। आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते हैं और प्रैक्टिकल मार्केट के बारे में सीखते हैं, मनी मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सब के बारे में सीखते हैं, तो SFM रहता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो रहने वाला है ऑडिट एंड एश्योरेंस। मैं बताऊँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला सब्जेक्ट है वो यही है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो आपको क्या करना है इसके लिए, मल्टीपल रिविजन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट जो आता है हमारा वो आता है लॉ का, ठीक है। हमें सीए फाइनल के अंदर पेपर 4 के अंदर भी लॉ का पढ़ना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं सर। ये ग्रुप 2 सीए फाइनल के ग्रुप 2 के अंदर जो सबसे पहला सब्जेक्ट रहता है वो आता है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, SCMPE, ठीक है। ये आपका कॉस्टिंग होता है, एक तरह से इसका भी नाम बदल दिया है, पहले इसका नाम कॉस्टिंग हुआ करता था, फिर राइट नाउ इसका नाम SCMPE है, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह देखना होता है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कैसे डिसीजन लेती हैं, हम लोग उसको मैनेज करते हैं, तो सीएस वगैरह उन सबको मैनेज करते हैं, इसलिए उनको उसको इस सब्जेक्ट को हमारे सिलेबस के अंदर डाला गया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा ग्रुप 2 का वो रहने वाला है इलेक्टिव पेपर, ठीक है। सीए फाइनल के ग्रुप 2 के पेपर नंबर 6 के अंदर, या फिर मैं बोलूँ ग्रुप 2 के पेपर नंबर 2 के अंदर हमें चॉइसेस दी गई है। 5 सब्जेक्टों के अंदर से, 4-5 सब्जेक्टों के अंदर से हमें कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट चुनना होता है जो ओपन बुक होता है। ये एक तरह से कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज किया गया है हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। हमें उस पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को ओपन बुक से देना होता है। टोटल 4 आवर्स मिलते हैं, 4 आवर्स मिलते हैं। अच्छा, कई बार पेपर इसका बहुत ज़्यादा टफ दिया जाता है, कई बार इसका पेपर मैनेजेबल होता है, तो वो आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर सब्जेक्ट होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। और नंबर चौथा रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें आपको GST, कस्टम्स वगैरह पढ़ना होता है, ठीक। तो इस तरह से मैंने आज आपको कंप्लीटली कोर्सेज बता दिए कि कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं, किस किस लेवल को उनको पार करके आगे बढ़ना होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जब आप सीए फाइनल कर लेते हैं तो एक तरह से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, लेकिन इस बीच हमारी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह और होती है, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स वगैरह रहती है जो हमें करनी होती है, और वो बिना करे आप लोग सीए नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी ट्रेनिंग होती है? कुछ MCS वगैरह करके, कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम करके, कुछ IT वगैरह से रिलेटेड ट्रेनिंग्स वगैरह होती है 15-15 दिन, जो इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी की हुई है, आपको वो भी करनी होगी। जब आप ये सब कर लेते हैं तो उसी के बाद आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो हमको सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूमिंग पार्ट होता है, या फिर मैं बोलूँ जिसमें हमें अपना टाइम देना होता है, वो होता है 3 साल का आर्टिकलशिप। जब हम सीए इंटरमीडिएट को पास करते हैं, या मैं कहूँ सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप हम लोग पास कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें 3 साल के लिए आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप क्या होता है? आर्टिकलशिप हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना होता है। किसी फर्म के अंदर, सीए फर्म के अंदर हमें जाके
काम करना होता है, रेगुलर बेसिस पे जाना होता है, डेली बेसिस पे जाना होता है, लगभग 7-8 घंटे के लिए रेगुलर जाना होता है। और वहाँ पे हम लोग 3 साल तक इनकम टैक्स का काम, जीएसटी का काम, टीडीएस का काम, अदर आरओसी फाइलिंग, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में काम करते हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमें एज ए स्टूडेंट लर्न करने को मिलता है। 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, इसे हम लोग आर्टिकलशिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको जब 3 साल का आप आर्टिकलशिप कर लेंगे, अच्छा, तो जब आपका आर्टिकलशिप चल रहा होगा और जब तक वो 2.5 साल का कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी 2.5 ईयर्स का कंप्लीट नहीं हो जाता, आप सीए फाइनल का पेपर नहीं दे सकते। तो आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं या फिर उसका एक ग्रुप क्लियर करते हैं, तो तुरंत का तुरंत आप सीए आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि आप 2.5 साल बाद सीए फाइनल का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो पाए और उसका पेपर दे पाए, ठीक है। अच्छा, इन सबको कंप्लीशन के बाद आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, जो कि एक लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट होता है। मैं आपको बताऊं, चाहे आपको लाइफ में कभी रोना आया हो ना आया हो, लेकिन जिस दिन आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे उस दिन आप जरूर रोएंगे, और वो खुशी के आंसू होंगे। ये बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन चलो मैं कुछ चीज़ें और कंसीडर कर लेता हूँ आपको, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है बीइंग लाइक अपकमिंग स्टूडेंट ऑफ द सीए फैटर्निटी, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन हमारे कोर्सेज के अंदर नहीं होती है। अगर आप सीए बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप 20 साल के स्टूडेंट हो, या फिर मैं बोलूँ 25 साल, 30 साल, या फिर 40-50 साल का कोई भी पर्सन, अगर वो सीए करना चाहता है, तो लाइफ के अंदर कोई भी, मतलब हमारे इस कोर्स के अंदर कोई भी एज नहीं है जो आपको रोकती हो सीए करने से। आप किसी भी एज में सीए बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई भी क्राइटेरिया हमारे को डिसाइडेड नहीं है, मतलब बताया हुआ नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा मेंशन क्राइटेरिया नहीं है। आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। साल में 2 बार पेपर होते हैं, सीए फाउंडेशन के भी 2 बार पेपर होते हैं, इंटरमीडिएट के भी और फाइनल के भी। जनरली ये मई और नवंबर के अंदर होते हैं। तो आप लोग साल में 2 बार पेपर दे सकते हैं और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको अलाउड है, तो अटेम्प्ट्स वगैरह की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक और बात बता दूं कि जैसे कई एग्जाम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यूपीएससी का, यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं और उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, तब जाके हम लोग यूपीएससी में सिलेक्ट होता है, चाहे हमें आईएएस मिले, आईपीएस मिले, या फिर कुछ भी मिले, ठीक है। लेकिन जब स्टूडेंट प्री देता है, मान लो प्री पास कर लेता है, उसके बाद मेंस में हो जाता है फेल, तो उसको फिर से प्री देना पड़ता है दोबारा से अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन सीए कोर्स के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आपने एक बार अगर सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, तो आपको लाइफ में कभी सीए फाउंडेशन दोबारा देने की जरूरत नहीं है, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट में फेल हो गए हो, ठीक है, या रह गए हो। मैं फेल क्यों बोलूँ, मतलब अगर आप रह गए हो तो भी आपको सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम ऐसा ही, जब आप मान लो सीए इंटरमीडिएट एक बार क्लियर कर लेते हो, तो आपको सीए फाइनल में अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग्स वगैरह हो जाती है, तो आपको सीए इंटरमीडिएट दोबारा देने की कभी भी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक बार क्लियर हो गया है। अच्छा, ऐसा ही मैं बताऊं, ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर अगर आप एक बार ग्रुप 1 निकल गए हो, चाहे सीए इंटरमीडिएट का या सीए फाइनल का, तो आपको ग्रुप 1 देने की कभी भी जरूरत नहीं है। सेम हैपेंस विद ग्रुप 2, यानी आप ग्रुपिंग करके भी निकाल सकते हो, तो ग्रुप जैसे आप एक निकाले तो आपको दोबारा देने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उस वजह से आपको वापस से पीछे जाके दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और अपना लाइक पेपर देके आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और आता है लोगों का, वो ये है कि सर डायरेक्ट एंट्री सिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री भी क्या हम लोग सीए के अंदर कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं, कई बच्चे मैथमेटिक्स वगैरह से डरते हैं, लाइक जिनका बचपन में इतना मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था, शायद लाइक मेरा भी मैथमेटिक्स वगैरह उतना अच्छा नहीं था। तो जिन भी लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था, तो वो लोग कई बार प्लान करते हैं कि यार क्यों ना मैं सीए फाउंडेशन को स्किप कर दूं, डायरेक्टली सीए इंटर क्यों नहीं दूं, मैं सीए इंटर दे दूं, सीए इंटर में तो मैथमेटिक्स है ही नहीं, सीए फाइनल में मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। सीए फाउंडेशन में लेकिन मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, ठीक है। तो देखो, इसका एक वे होता है, डायरेक्ट एंट्री से आप लोग सीए कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री कैसे होती है, अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट मतलब आपने अगर बीकॉम वगैरह किया हुआ है, तो आपको उसके अंदर मिनिमम ग्रेजुएशन के अंदर 55% मार्क्स चाहिए। अगर आप 55% मार्क्स और अबव अचीव कर लेते हैं, तो आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, आपको सीए फाउंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर अदर ग्रेजुएट्स का क्या अदर ग्रेजुएट सीए नहीं कर सकते क्या? बीटेक वाला, बीए वाला, ये सब ये लोग नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, ये भी कर सकते हैं, आराम से ये लोग सीए इंटरमीडिएट कर सकते हैं, लेकिन बस क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंजेस है। उनको 55 की जगह 60% मार्क्स अचीव करने होंगे, उसके बाद वो लोग सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल रहते हैं। वो डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए, उनको एग्जाम देना और उसके बाद आर्टिकलशिप में एनरोलमेंट करवाना है पास करने के बाद, ठीक है। तो ऐसे ये होता है डायरेक्ट एंट्री सिस्टम, इसके थ्रू भी हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि सीए करिकुलम को हमें कैसे प्रोसीड करना है, इसके अंदर आर्टिकलशिप कैसे रहती है, 3 ग्रुप कौन से होते हैं, सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, अदर ट्रेनिंग्स कैसी कैसी होती हैं, और हमें आर्टिकलशिप के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहता है, प्रैक्टिकली हमें वर्क करना होता है। अच्छा, आर्टिकलशिप में मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपकी ये जो 3 साल की आर्टिकलशिप रहती है ना, आप इसके 3rd ईयर के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे हम लोग सीए फर्म के अंदर एनरोल हुए,
2 साल हमने सीए फर्म के अंदर काम किया, उसके बाद हम किसी इंडस्ट्री के पास जा सकते हैं 1 साल फर्दर काम करने के लिए, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के पास, जैसे टाटा वगैरह हो गया या फिर अदर गोदरेज इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, तो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल का परमिशन होता है। प्रिंसिपल मतलब जैसे आपके आर्टिकल्चर के अंदर जो बॉस होते हैं उनके परमिशन के बाद हम लोग 3rd ईयर के लिए किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं, जो बच्चे जाते भी हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूँ, आपको स्टाइफंड और मिलता है जब आप लोग आर्टिकल्चर के लिए परस्यू करते हैं, तो आपको स्टाइफंड वगैरह भी मिलता है, जिससे आपको कुछ पैसा मिलता रहता है मंथली बेसिस पे, जो आपका एजुकेशन नीड्स पूरा करता है। तो मैं आपको बताऊं, सीए कोर्स एक वर्थ इट कोर्स है, क्योंकि आपके अंदर इसके अंदर आपको मतलब वर्थ ज़्यादा मिलती है बाद में, लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत कम लगती है। सीए के अंदर जैसे मैं अगर अदर डिग्री से कंपेयर करूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर मान लो बीटेक करते हो आप, एमबीए वगैरह करते हो, तो उसमें एजुकेशन का कॉस्ट बहुत हाई रहता है, बट सीए कोर्स के अंदर आपका एजुकेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। और उल्टा आपको अगर स्टाइपेंड मिलता है तो मैं बोलूँ आपका एजुकेशन का कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा और साथ में कुछ पैसे आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अच्छा, और सीए बनने के बाद आपका वर्थ बहुत अच्छा है मार्केट के अंदर, आपको कंपनीज तुरंत पिक कर लेती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं आपको बताऊं, सीए कोर्स वास्तव में एक बहुत अच्छी चॉइस है और यू शुड गो फॉर इट। सो आज का वीडियो अपन लोग यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं, और अगर आपको कुछ भी अलग से पूछना हो, कोई भी जानकारी वगैरह लेनी हो, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं और वहाँ पे कमेंट के ऊपर भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।